रात के 11:58। सोचिए, एक अकाउंटेंट एक बड़े से गोदाम में अकेला इन्वेंट्री गिन रहा है। बस एक नंबर की गलती और पूरी कंपनी का मुनाफा ऊपर नीचे हो सकता है। आज हम अकाउंटिंग के इसी सबसे बड़े रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं, जिसका नाम है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। मेरा नाम विवेक है और इस पूरी जांच में मैं आपके साथ रहूंगा। हाँ, इसी एक नंबर के पीछे छुपा है अकाउंटिंग का शायद सबसे पेचीदा और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो चलिए आज मिलकर इसके हर एक पहलू की जांच करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे का राज आखिर है क्या। तो सवाल यह है कि इन्वेंट्री की वैल्यू तय करना इतना बड़ा मामला क्यों है। देखिए, मामला सीधा है। क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू होती है ना, वो सीधे सीधे कंपनी के प्रॉफिट पर असर डालती है। अगर स्टॉक की वैल्यू ज्यादा दिखा दी तो क्या होगा? जाहिर है प्रॉफिट भी कागज पर ज्यादा दिखेगा और बस यहीं से हेरफेर की गुंजाइश बन जाती है। किसी भी अच्छी जासूसी कहानी की तरह हमें सबसे पहले अपने मेन सब्जेक्ट को समझना होगा। तो ये इन्वेंट्री आखिर है क्या भला? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से आसान भाषा में ये 3 तरह की चीजें हैं। एक, वो सामान जो बेचने के लिए तैयार रखा है। दूसरा, वो सामान जो भी बनी रहा है। और तीसरा, वो कच्चा माल जिससे सामान बनाया जाना है। तो इस केस में हमारे पास 3 मुख्य तरह के सबूत हैं। सबसे पहले रॉ मटेरियल्स, मतलब कच्चा माल जो प्रोडक्शन का इंतजार कर रहा है। फिर आता है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी वो माल जो अभी आधा अधूरा बना है। और आखिर में फिनिश्ड गुड्स, जो बिकने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब आता है इस पूरी जांच का, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी नियम, एक ऐसा गोल्डन रूल जिसे हर अकाउंटेंट को हर हाल में फॉलो करना ही पड़ता है। और वो नियम बहुत ही सिंपल है। इन्वेंट्री को हमेशा उसकी कॉस्ट यानी लागत और नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी बाजार में उसकी क्या कीमत मिल सकती है, इन दोनों में से जो भी कम हो उस पर वैल्यू किया जाएगा। बस पूरी कहानी इसी एक तुलना पर टिकी है। ठीक है, तो चलिए इस गोल्डन रूल को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, कॉस्ट। ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में आखिर क्या क्या शामिल होता है और क्या नहीं। तो कॉस्ट में 3 मेन चीजें आती हैं। पहली है कॉस्ट ऑफ परचेज, जिसमें खरीदने का दाम, टैक्स, भाड़ा ये सब आ गया। दूसरी है कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, मतलब कच्चे माल को फिनिश्ड गुड्स में बदलने का खर्च, जैसे लेबर का खर्चा और फैक्ट्री के खर्चे। और तीसरी, वो सारे खर्चे जो इन्वेंट्री को उसकी मौजूदा हालत तक लाने के लिए जरूरी थे। और एक अच्छे जासूस की तरह हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन से सुराग नकली हैं जो हमें गुमराह कर सकते हैं। मतलब वो खर्चे जिन्हें हमें कॉस्ट से हमेशा बाहर रखना है, जैसे कि एबनॉर्मल वेस्टेज, सामान को गोदाम में रखने का खर्च, ऑफिस का खर्चा और बेचने या बांटने का खर्च। इन्हें कभी भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाया जाता। अब आता है कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक सीक्रेट नियम है। AS2 साफ कहता है कि अगर किसी भी वजह से प्रोडक्शन कम होता है तो आप हर यूनिट पर ज्यादा फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज करके इन्वेंट्री की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते। ये नियम कंपनियों को अपनी नाकामी छुपाने से रोकता है। इस ABC लिमिटेड के केस से समझते हैं। मान लीजिए नॉर्मल कैपेसिटी है 1 लाख यूनिट और फिक्स्ड ओवरहेड है 18 लाख, मतलब 18 रुपए पर यूनिट। अब केस 2 में देखिए, प्रोडक्शन गिरकर 90,000 यूनिट हो गया, तो भी हम 18 रुपए पर यूनिट ही चार्ज करेंगे, 20 रुपए नहीं। बाकी का जो नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और केस 3 में जब प्रोडक्शन बढ़ गया तो हम एक्चुअल कॉस्ट जो कम है यानी 15 रुपए वही लेंगे। चलिए अब हम पहली के दूसरे और उतने ही जरूरी हिस्से पर चलते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी NRV। सीधा सा सवाल है, आज की तारीख में इस इन्वेंट्री की बाजार में असली कीमत क्या है? NRV निकालना ना बहुत लॉजिकल है। आप बस ये 3 स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, सामान कितने में बिकेगा उस कीमत से शुरू करें। स्टेप 2, अगर सामान अधूरा है तो उसे पूरा करने का अनुमानित खर्च घटा दें। और स्टेप 3, उसे बेचने में जो जरूरी खर्चे होंगे उन्हें भी घटा दें। चलिए इस एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा। एक अधूरे सामान की कॉस्ट है 150 रुपए, उसे 250 में बेचा जा सकता है, लेकिन पहले 100 रुपए लगाकर उसे पूरा करना होगा और बेचने पर 10 रुपए की ब्रोकरेज भी देनी होगी। तो NRV कितना हुआ? 250 माइनस 100 माइनस 10 यानी 140 रुपए। अब तुलना कीजिए, कॉस्ट है 150, NRV है 140, कम कौन सा है? 140।
तो बस यही हमारी फाइनल वैल्यू होगी। तो ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब वक्त है असली मैदान में उतरने का। चलिए कुछ रियल केस फाइल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये नियम असल में कैसे काम करते हैं। ये केस फाइल 1 देखिए, यहाँ 3 अलग अलग आइटम्स हैं और सबसे जरूरी बात जो यहाँ याद रखनी है वो ये है कि हम टोटल का कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, हमें एक एक आइटम को अलग अलग देखना होगा। आइटम ए के लिए 28 लाख कम है, आइटम बी के लिए दोनों बराबर हैं तो 32 ले लेंगे, और आइटम सी के लिए 16 लाख कम है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की सही वैल्यू 76 लाख रुपए होगी, न कि 88 या 84 लाख। अब जरा केस फाइल 2 पर आते हैं। स्टॉक की कॉस्ट है 10 लाख, बाजार में बिकेगा 11 लाख का। लेकिन रुकिए, एजेंट भी तो अपना 10% कमीशन लेगा, तो असल में हाथ में कितना आएगा? 11 लाख में से 1,10,000 का कमीशन घटाया तो बचे 9,90,000। यही है हमारा एनआरवी। तो नतीजा क्या निकला? इस केस में सही वैल्यूएशन 10 लाख नहीं बल्कि 9,90,000 रुपए है। क्यों? क्योंकि रूल कहता है विच एवर इज लोअर। देखा आपने, एक छोटे से नियम ने पूरी वैल्यू ही बदल दी। अब एक और जरूरी नियम, एबनॉर्मल वेस्ट का। यह रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अगर प्रोडक्शन में कोई ऐसा नुकसान होता है जो नॉर्मल नहीं है, तो उसकी कॉस्ट को कभी भी अच्छी इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसे सीधे सीधे खर्चे की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिया जाता है। तो हमारी ये जांच अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने सारे सबूत देख लिए, सारे नियम समझ लिए। अब वक्त है फाइनल रिपोर्ट तैयार करने का कि हमने क्या क्या सीखा। तो ये है वो इन्वेस्टिगेटर हैंडबुक जो हमेशा काम आएगी। पहला, हमेशा कॉस्ट या एनआरवी जो भी कम हो उस पर वैल्यू करें। दूसरा, कॉस्ट में सिर्फ जरूरी खर्चे ही शामिल करें। तीसरा, एबनॉर्मल वेस्टेज, एडमिन और सेलिंग खर्चों को बाहर रखें। चौथा, फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से बांटें। पांचवां, रॉ मटेरियल्स को कॉस्ट पर ही रखें अगर उनसे बनने वाला सामान अपनी कॉस्ट से ज्यादा पर बिक रहा हो। और आखिर में, आपने जो भी पॉलिसी अपनाई है उसे डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो अगली बार जब कोई किसी वेयरहाउस में देर रात तक स्टॉक गिन रहा हो, तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ नंबर्स नहीं गिन रहा, वो उस कंपनी की किस्मत का हिसाब लगा रहा है। ये सोचने वाली बात है ना कि कितनी ही कंपनियों की तकदीर बड़े बड़े बोर्डरूम्स में नहीं बल्कि एक शांत से गोदाम में एक साधारण सी इन्वेंट्री काउंट से तय हो जाती है।